नमस्कार आप सबका मेरे इस चैनल में स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी में ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट की। इसमें मैं आपको मोरल डेवलपमेंट के बारे में समझाऊंगा। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ आप अपने डाउट्स और कन्फ्यूजन को दिमाग से निकाल दीजिए। जो भी आपको मिस इन्फॉर्मेशन मिली है और जो भी आप कंफ्यूज्ड हैं अलग अलग वीडियोज़ देख के, उन सबको आप निकाल दीजिए और खाली दिमाग लेके यहाँ बैठ जाइए। और मैं गारंटी लेता हूँ कि वीडियो की लास्ट में आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। जी, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी लॉरेंस कोहलबर्ग नाम के व्यक्ति ने दी है, जो कि यूएस में पैदा हुए थे। और ये एक साइकोलॉजिस्ट थे यूएस में, और ये प्रोफेसर थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पढ़ाया है। तो इनके बारे में ज़्यादा नहीं आएगा, हम इनकी थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं। मोरल डेवलपमेंट क्या होता है? मोरल डेवलपमेंट ये होता है जिसमें कि हमारे एक प्रिंसिपल्स बन जाते हैं सही और गलत को लेके, अकॉर्डिंग टू सोसाइटीज़ के लॉज के हिसाब से, सोसाइटी के कल्चर के हिसाब से, उसके नॉर्म्स के हिसाब से हमारे एक प्रिंसिपल डेवलप हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उसको हम मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये एक ट्रायंगल है जो कि कोहलबर्ग ने दिया था। इसको हम कोहलबर्ग पिरामिड ऑफ स्टेजेस भी बोल सकते हैं। बेसिकली सिंपली इसमें 3 लेवल होते हैं और हर एक लेवल का 2 स्टेज है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो हम इस ट्रायंगल को बीच बीच में मैं आपको क्लियर करवाता जाऊंगा। तो फर्स्ट हम इस पे आते हैं फर्स्ट लेवल पे। जी फर्स्ट लेवल होता क्या है? फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें बहुत सिंपल सी बात है, इट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड लास्ट अंटिल एट द एज ऑफ 9। ये हमारा फर्स्ट लेवल है डेवलपमेंट का बच्चे की, जो कि 1 साल की उम्र से लेकर 9 साल की उम्र तक हो जाता है। इसमें बच्चे को ऐसा लगता है कि हर चीज़ बाहर से ही आई है। जो अथॉरिटी है और जो उसके पर्सनल कोड ऑफ मोरालिटी खुद के नहीं होते हैं। वो सोचता है कि हर एक चीज़ बाहर से आई है। जो रूल्स वगैरह, जो रेगुलेशंस वगैरह, नॉर्म्स वगैरह, वो बाहर के लोगों ने बनाया है, हमें उनको फॉलो करना है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। इफ़ एन एक्शन लीड्स टू पनिशमेंट इज मस्ट बी बैड एंड इफ़ इट लीड्स टू अ रिवॉर्ड इज मस्ट बी गुड। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा शैतानी करने लगता है तो उसको माँ बाप से डांट पड़ जाती है, अपने बड़ों से डांट पड़ जाती है, तो उसके दिमाग में ये जाता है कि ये एक्शन करने से डांट पड़ती है, तो वो उस एक्शन को अगली बार से नहीं करेगा। और जब वो अपना खाना फिनिश कर देता है या अपना होमवर्क फिनिश कर देता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है। उसको चॉकलेट दे देते हैं या उसको बहुत ज़्यादा शाबाशी दे देते हैं, तो उसको लगता है कि ये काम करने से मुझे रिवॉर्ड मिलता है और ये काम करने से मुझे पनिशमेंट मिलता है। तो वो वैसे ही काम करेगा जिस पे उसको रिवॉर्ड मिले, वो पनिशमेंट को अवॉइड करेगा। तो आप इसमें देखिए, जो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में देखो फर्स्ट लेवल पे लिखा है प्री कन्वेंशनल लेवल पे रिवॉर्ड और पनिशमेंट। तो हम इसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट की ही बात हो रही है। तो ये हमारा फर्स्ट लेवल है। अब इसका स्टेज देख लीजिए। स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। इसको याद कर लीजिएगा और इसको आप क्या कहते हैं, अपने पेपर पर एज इट इज़ छाप दीजिए याद करके, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे फॉर श्योर। तो इसमें लिखा हुआ है पीपल एट दिस स्टेज सी रूल्स एज फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट। इसमें जो बच्चा होता है वो ये सोचता है कि रूल्स फिक्स्ड हैं, एब्सोल्यूट हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। ओबेइंग द रूल्स इज़ इम्पॉर्टेंट। हमें रूल्स को मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यही एक तरीका है जिससे कि पनिशमेंट को अवॉइड किया जा सकता है। अगर हम रूल्स नहीं मानेंगे या रूल्स तोड़ेंगे या रूल्स के खिलाफ जाएंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो इसमें जो रूल्स बनाए हुए हैं हमारे अच्छे के लिए, उसको फॉलो करना इज़ द ओनली वे फॉर अस। तो इसमें बच्चा पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए रूल्स फॉलो करता है। ठीक है, अब आते हैं स्टेज 2 पे, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इसमें ऐसा होता है, चिल्ड्रन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एज एवरी इंडिविजुअल हैज़ हिज ओन व्यू पॉइंट्स, दे बिकम सेल्फ सेंटर्ड। इसमें जी सेल्फ सेंटर्ड की बात लिखी गई है। मतलब इसमें बच्चा समझने लग जाता है कि एक सिचुएशन को अलग अलग एंगल से कैसे देखा जाए। मतलब वो 6 को 9 देखना स्टार्ट कर देता है और 9 को 6 देखना स्टार्ट कर देता है। सबसे सिंपल, वो औरों के हिसाब से समझना स्टार्ट कर देता है कि इसने ऐसा क्यों किया होगा, और वो सेल्फ सेंटर्ड बन जाते हैं। चिल्ड्रन बिकम मोर कंसर्न अबाउट इक्वल जस्टिस एट दिस स्टेज। इसमें बच्चे को लगता है कि इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक बच्चा है जो कि बहुत ताकतवर है हाई स्टेज में, और एक बच्चा जो कि बहुत कमज़ोर है, उन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई होती है। तो उसमें जब टीचर आती है, वो जो ताकतवर बच्चा होता है उसको मार देती है, और जो कमज़ोर बच्चा होता है उसको नहीं मारती। तो टीचर ने तो उनके शरीर के हिसाब से देख के उनको मारा। बट इसमें जो ताकतवर वाला बच्चा होता है उसको लगता है कि भाई इन्होंने
मुझे क्यों मारा, इसको क्यों नहीं मारा, हालांकि गलती इसकी भी थी। तो वो इक्वल जस्टिस को लेके बहुत ज़्यादा उस टाइम पर सपोर्ट करते हैं। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, यू स्पॉइल्ड माय पेंटिंग एंड आई विल स्पॉइल्स योर्स टू। मतलब कि आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि इस स्टेज में बच्चे के दिमाग में चल क्या रहा है। अब देखिए, फर्स्ट लेवल हो गया रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला, जो कि फर्स्ट लेवल पे क्लियर हो गया, फर्स्ट स्टेज पे क्लियर हो गया। सेकंड में आता है जी आपका ये सेल्फ इंटरेस्ट वाला। सेल्फ इंटरेस्ट, इसमें बच्चे पे सेल्फ इंटरेस्ट रहता है, दे बिकम सेल्फ सेंटर्ड, मतलब उनको अपने आप से ही मतलब होता है बस, ठीक है। अब लेवल 2 आते हैं, लेवल 2 है कन्वेंशनल मोरालिटी। At this level, individual develops the acceptance of social rules regarding what is right and wrong. Adolescents begin to internalize the moral standards they have learned from their role model and from society. इसमें सिंपल सी बात है, जो कि क्या कहते हैं, जो हाईस्ट लेवल का बच्चा होता है, जो अडोलेसेंस होता है, जो टीन होता है, वो समझ जाता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो समझ के एक्सेप्ट कर लेता है सारे सोसाइटी के रूल्स कि ये सही है, ये गलत है, और इसमें बच्चे अपने रोल मॉडल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, पार्क में कोई बड़े भैया आते हैं तो उनको देख के, जैसे वो कपड़े पहनते हैं या जैसे वो वॉक करते हैं, जैसे वो एक्ट करते हैं सोसाइटी में, वो बहुत उनको अच्छा लगता है, तो वो उनको फॉलो करने लगते हैं। या तो वो कोई मूवी देखते हैं टीवी में या कुछ वो ऐसा देखते हैं, तो मुझे इनकी तरह बनना है, वो इनकी तरह एक्ट करने लगते हैं कि सोसाइटी में मुझे इनकी तरह रहना है। तो इसमें वो उनको सही और गलत का तो समझ में आ जाता है, या वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट उसमें ये अपने क्या कहते हैं रोल मॉडल को भी फॉलो करते हैं। दिस पीरियड ऑल्सो फोकसेस ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी एंड कन्फर्मिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप्स। इसमें वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो अथॉरिटी ने जो रूल्स बनाए हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये है जी आपका लेवल 2। कोई भी आपको डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा मेरे को, मैं आपका डाउट उसी टाइम क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बहुत आसान वीडियो है, आप सब कुछ भूल जाइए, आप इस पर फोकस करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। लेवल 2 जो था कन्वेंशनल मोरालिटी, हाँ जी, उसका स्टेज 3 गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। स्टेज 3 में क्या होता है जी, सबसे सही इस चीज़ में, मतलब सबसे आसान इस बात में आप याद करो, मतलब बीइंग नाइस। इसमें आप, हाँ, इसमें बच्चे को नाइस ही बनना है, वो अपनी मुंडी हाँ ही हिलाएगा, ना नहीं हिलाएगा किसी काम के लिए, ठीक है। देखिए, ऑफन रेफर टू एज द गुड बॉय गर्ल ओरिएंटेशन, दिस स्टेज इज फोकस्ड ऑन लिविंग अप टू सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड रूल्स। जैसे भी सोसाइटी के रूल्स हैं उन सबको वो एक्सेप्ट कर लेगा और सोसाइटी के हिसाब से वो चलेगा। मतलब सोसाइटी का हिसाब क्या होता है, 12th हो गया, 12th के बाद कॉलेज करो, कॉलेज के बाद ये डिग्री लो, वो डिग्री लो, बिजनेस करना बेकार है, ये वो, उन सबको वो बातों को मानेगा क्योंकि सोसाइटी में उसको अच्छा दिखना है, ठीक है। उसको गुड बॉय बनना है, उसको गुड गर्ल बनना है, वो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलेगा, उनके रूल्स को फॉलो करेगा बिना कुछ जानते हुए भी कि हाँ भाई इसका ये गलत हो सकता है, ये मेरी लाइफ का सवाल है, बट ही विल नॉट फॉलो दैट। देयर इज़ एन एम्फोसिस ऑन कन्फर्मिटी ऑफ बीइंग नाइस। उसको जी नाइस बनना है, एंड द मेन फोकस इज ऑन प्लीजिंग अदर्स। वो सबको प्लीज़ करेगा कि अपने एक्शन से, कि सी आई एम एक्टिंग और आई एम, मतलब मैं अपने रूल्स के हिसाब से चल रहा हूँ जी, मैं आपकी बातों को मान रहा हूँ, मैं कितना अच्छा लड़का हूँ, ये वो। तो आप देखिए इस स्टेज पे जो थर्ड स्टेज है प्लीजिंग अदर्स, तो इसमें मैंने आपको बोल दिया है ये रहा प्लीजिंग अदर्स। स्टेज 3 पे आ गया है प्लीज अदर्स करेगा, वो लोगों को खुश करेगा कुछ भी करके, ठीक है। स्टेज 4 आ गया मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। द चाइल्ड बिकम अवेयर ऑफ द वाइडर रूल्स ऑफ सोसाइटी। इसमें उसको क्या कहते हैं, सोसाइटी का असली चेहरा दिखना स्टार्ट हो जाता है कि भाई एक्चुअली में जो हम सोच रहे थे वो तो था ही नहीं, एक्चुअली में बात कुछ और ही है, ठीक है। द फोकस इज ऑन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एट द वाइडर रेंज बाय फॉलोइंग द रूल्स, डूइंग वंस ड्यूटी एंड रिस्पेक्टिंग अथॉरिटी। इसमें बच्चा बड़े बनने की तरह एक्ट करता है कि भाई मुझे लॉ एंड ऑर्डर मानना है, सोसाइटी के जो काम होते हैं, कंस्ट्रक्शंस होते हैं या जो भी होता है उसमें वो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है। मतलब वही कह लिया, पंचायत में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है ना। उसको सोसाइटी के वाइडर रेंज के बारे में पता लगता है ना। और दूसरों के काम करने लगेगा वो, जैसे आपके पड़ोसी ने बोल दिया कि बेटा जाके मार्केट जा रहे हो तो ये सामान लिया, तो वो कभी ना करेगा ही नहीं, वो हाँ ही करेगा क्योंकि वो स्टेज पर आ चुका है, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर को मानना और अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करना, पंचायत को रिस्पेक्ट करना और एक दूसरे के काम करना, यही रहने का तरीका उसको ऐसा लगता है। अब ये जी लास्ट लेवल पे हम आ गए पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। दिस स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। इंडिविजुअल जजमेंट इज बेस्ड ऑन सेल्फ चोजन प्रिंसिपल्स एंड मॉरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल राइट एंड जस्टिस। इसमें जी उसको ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है, मतलब यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स को वो जान लेता है, उसे ऐसा लगता है
जाने या ना जाने, उसको ऐसा ज़रूर लगेगा कि मैं जानता हूँ हर चीज़, मतलब वो उस स्टेज पे आ चुका होता है उसके हिसाब से। इंडिविजुअल जजमेंट इज़ बेस्ड ऑन सेल्फ चूजन प्रिंसिपल्स, उसको फिर वो अपने हिसाब से चूज़ करेगा कि हाँ जी ये सही है या गलत है। इसमें मतलब कोई भी उसकी अथॉरिटी बाहर से नहीं आ रही है, वो सोसाइटी के हिसाब से भी नहीं रहेगा, वो अपने हिसाब से रहेगा। उसके हिसाब से ये मेरे लिए सही है तो वो ये करेगा, ये मेरे लिए ख़राब है तो वो ये नहीं करेगा, अपने हिसाब से चलेगा, अपने प्रिंसिपल्स खुद बनाएगा, ठीक है। और राइट और जस्टिस को देख के वो करेगा कि ये सही है तो मैं ये करता हूँ, ये हाँ इससे ये जस्टिस हो रहा है तो मैं ये करता हूँ, बाकी उसको कोई वो नहीं। अब स्टेज 5 पे आ जाते हैं, social contract and individual right. The child become aware that while rules or laws might exist for the good of the greatest number, but there are times when they will work against the interest of particular individual. इसमें जी बच्चे को ऐसा लगता है कि जितने भी ये रूल्स वूल्स बनाए हैं, जितने भी सारे लॉज बनाए हैं, ये सब ठीक तो हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा समय आ सकता है कि जिसमें क्या कहते हैं, ये सारे रूल्स लोगों के हित में नहीं, उनके अगेंस्ट काम करेंगे, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग में आग लग गई है, अब रूल्स क्या था जी, सीढ़ियों से जाना है जी, सीढ़ियों से फॉलो करना है जी, लाइन बनानी है, लेकिन आग लग गई अब तो लाइन बनेगी नहीं, अब लोग खिड़की से कूद रहे हैं, छतों से कूद रहे हैं बचने के लिए अपने आप को, तो वो सही है उस तरीके में, वो रूल्स कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखिए, इन हीन्स डायलेमा द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन ब्रेकिंग द लॉ अगेंस्ट स्टीलिंग। जी अब अगर आप ये वो पढ़ रहे हैं, अगर आप ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक हीन्स नाम का वो है जी, बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि हीन्स क्या है, कोई फार्मूला है या ये है वो है। सिंपल सा एक बंदा है, जैसे कि हमारे इंडिया में नाम होते हैं कॉमन, राम, राजू, या ऐसे ऐसे नाम होते हैं, तो ऐसे ही यूएस में एक बंदे का नाम है हीन्स, एक इंसान का नाम है हीन्स। इसमें ऐसा होता है, हीन्स का डायलेमा क्या होता है, हीन्स की दुविधा क्या होती है, उसमें जो उसकी माँ होती है, जो उसकी मदर होती है, वो बीमार होती है, कैंसर का वो होता है, उसको प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर बोलता है कि इस दवाई को जल्दी लेके आ जाओ, नहीं तो आपकी मम्मी की मृत्यु हो जाएगी। तो वो दवाई लेने केमिस्ट पे जाता है, वो एक ही दवाई होती है उस केमिस्ट के पास, तो उस दवाई को बेचने के लिए केमिस्ट उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा मांगता है कि आप मुझे इतना पैसा दो। हालांकि उसकी दवाई का प्राइस बहुत कम होता है, बट वो उसको ज़्यादा देता है बिकॉज वो एक होती है। तो इसमें अब हीन्स पर बहुत परेशान होता है, वो अपने रिश्तेदारों के पास जाता है, अपनी फैमिली के पास जाता है, बाकी लोगों के पास जाता है, बट फिर भी वो पैसा जोड़ नहीं पाता है। तो वो उस टाइम पर कुछ समझ नहीं पाता है कि मैं क्या करूं। बट उस हिसाब से मतलब फिर जब रात होती है तो रात में वो उस केमिस्ट का शीशा तोड़ के वो दवाई चोरी कर लेता है। तो ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल है कि उसको क्या कहते हैं, जान बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा अपनी मदर की रेदर देन स्टीलिंग। तो इसमें उसने अपना रूल्स खुद बनाए। तो ये बहुत सिंपल है, बट कोई कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कोई डाउट होगा, तो आप कोई कमेंट कर देना मेरे को। बहुत सिंपल रूल्स हैं, आप इसको मतलब अपने लैंग्वेज में बता सकते हैं कि हीन्स डायलेमा में ये हुआ होता है। तो उसमें उसको एक जान बचानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है रैदर देन स्टीलिंग। तो इसमें वो सही भी होता है, वो अपने अपने आप हिसाब से वो देख लीजिए, है ना। अब आते हैं हम स्टेज 6 पे, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। पीपल एट दिस स्टेज हैव डेवलप्ड देयर ओन सेट ऑफ मॉरल गाइडलाइंस विच मे और मे नॉट फिट द लॉ। इसमें भी वही बात होती है कि मतलब अपने अपने मॉरल गाइडलाइंस बना लेते हैं, वो सोसाइटी के हिसाब से हो ना हो उससे उनको कोई मतलब नहीं है। इन दिस स्टेज एन इंडिविजुअल कैन रिस्क हिज लाइफ टू सेव अदर्स। इसमें ये एक्स्ट्रा है कि इसमें वो अपनी जान की भी परवाह ना करते हुए औरों को बचा लेगा। अब सब पुलिस वाले तो नहीं, कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल वाली स्टेज पे आ चुके होते हैं, वो अपनी लाइफ को रिस्क करके औरों की लाइफ को बचा सकते हैं। अब कोहलबर्ग डाउटेड दैट वेरी फ्यू पीपल कैन रीच दिस स्टेज। इन्होंने मतलब ऐसा बोला था कि बहुत कम लोग इस स्टेज पर आ सकते हैं, ये कि बहुत सही बात भी है। अब ये हीन्स डायलेमा वाला वो है, तो जो पहले वाले स्टेज हैं, जो पहले वाले लेवल हैं प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, उसमें तो लगता है कि जी रूल्स बाहर के लोगों ने बनाए हैं। तो उस स्टेज का बच्चा चोरी करने को गलत ही बोलेगा, बेशक चाहे कुछ भी हो जाए, किसी की भी जान चली जाए, उसको लगेगा कि नहीं भाई सोसाइटी के हिसाब से आपने काम नहीं करा, अपने लॉ के हिसाब से काम नहीं करा है, तो यू शुड बी पनिश्ड। बट लेवल 2 वाले भी मतलब ऐसे बोलेंगे कि नहीं जी ये सही नहीं था। अब लेवल 3 में जब हम आते हैं तो स्टेज 5 में, तो स्टेज 5 वाले बंदे ने ये काम करा, उसने चोरी करी एक जान को बचाने के लिए,
बट जो स्टेज 6 है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पे, इसमें बंदा ना चोरी करेगा ना जान बचाएगा। इसमें मतलब वो करेगा, जान तो बचाएगा बट चोरी नहीं करेगा। उसमें बंदा ये सोचेगा कि हमें बातचीत करनी चाहिए, हमें केमिस्ट को समझाना चाहिए, हमें इसको एक प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए समझा के, जिससे कि मैं रूल्स भी ना तोड़ूं और उससे उसकी जान भी बच जाए। वो मतलब समझदारी से काम लेना पसंद करेगा स्टेज 6 में, इसमें ऐसा है। और अब क्रिटिसिज्म पे आ जाते हैं। क्रिटिसिज्म, अब हर एक थ्योरी का क्रिटिसिज्म होता है, हर एक थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है लोगों के द्वारा। तो अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचिएगा कि हमारी थ्योरी पूरी हो गई तो ये भी पेपर में लिखना। क्रिटिसिज्म, पहला क्रिटिसिज्म ये है, मॉरल रीजनिंग डज नॉट लीड टू फिजिकली एक्शंस। अब ये वही बात है, हाथी के सींग दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। ये एक बहुत सिंपल वो है, मतलब सिंपल सी भाषा में आपको समझाया। मॉरल रीजनिंग डज नॉट लीड टू फिजिकल एक्शंस। जो भी आपकी ये मॉरल रीजनिंग है वो सब क्या कहते हैं, फिजिकल एक्शंस को नहीं कर देती हैं। वो सब बस आपके दिमाग में चल रहा है। अब आप उसको फिजिकली प्रेजेंट करें, एग्जीक्यूट करें या ना करें, आप कर भी सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते हैं। तो आपकी ये जो रीजनिंग है वो फिजिकली एक्शंस को कहीं से कहीं सपोर्ट नहीं करती। लोगों ने ऐसा कमेंट करा है, लोगों ने ऐसा कहा है। अब दूसरा है कल्चर बायस। जी ये तो बहुत सही चीज़ है। अब कल्चर बायस, वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, तो वो अमेरिका के कल्चर के हिसाब से सही होगा। बट अब अफ्रीका का कल्चर है, एशिया का कल्चर है, यूरोप का कल्चर है, ये सबके कल्चर अलग अलग हैं। उस पर ये थ्योरी सही बैठ भी सकती है, नहीं भी बैठ सकती। अब ये एज पे भी वो करता है कि हाँ भाई मतलब वो एज पे भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कुछ कुछ लोग ये स्टेज 6 तक आ जाते हैं 15 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, बट कुछ कुछ लोग 70 साल के हो जाते हैं फिर भी स्टेज 6 तक नहीं पहुंच पाते। तो ये ऐसा भी सही बात है। और जेंडर बायस, कैरोल गिलिंगन इन कोहलबर्ग्स थ्योरी सेड दैट ऑल द सब्जेक्ट्स वर मेल सो इट डजंट अप्लाई ऑन फीमेल। ये एक फेमिनिस्ट हैं अमेरिका की, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने ये कमेंट किया है थ्योरी पे कि ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स थे वो मेल थे, तो ये फीमेल पे लागू नहीं होता, जो कि बिल्कुल सही कमेंट है। इन्होंने सही बोला है, अगर फीमेल्स होती तो शायद उनका रिजल्ट कुछ और आता। ये एक अच्छा कमेंट है। द डिलेमाज आर हाइपोथेटिकल और द डिलेमाज आर आर्टिफिशियल। हाँ जी, ये जो डायलेमा था, जो हाइंस का डायलेमा था, ये कोई असली में कहानी नहीं हुई है। ये एक मतलब दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ये एक मनगढ़ंत कहानी है जो कोहलबर्ग ने दी है। तो इससे हम एक थ्योरी का वो नहीं कर सकते। पुअर रिसर्च डिज़ाइन, जी इसका जो रिसर्च है वो बहुत पुअर तरीके से हुई है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लोगों ने ऐसे ऐसे इसको क्रिटिसाइज़ किया इस थ्योरी को। तो जी हमारी वीडियो यहाँ होती है ख़त्म। आप इसको याद करके एज इट इज़ पेपर में लिख सकते हैं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए मेरे इस चैनल पे स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी पे। ऐसे मैं धीरे धीरे करके और इंटरेस्टिंग थ्योरीज़ और वीडियोस साइकोलॉजी के ऊपर लेते आता रहूँगा। तो ओके जी, बाय बाय।